एक छोटा सा गांव जेऊर, जो सोलापुर जिले में स्थित है। उस गांव में एक सबसे पढ़ा लिखा लड़का रहता था, जिसका नाम था पोपट्रो मुंजुले। वे गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। उनके पिता बचपन में चल बसे थे और उनकी माता गृहिणी थी। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। गांव में नाग पंचमी बड़े जोर शोर से मनाई जाती थी, लेकिन सांपों को दूध पिलाना उनके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वे दूध पचा नहीं पाते। सपेरे नाग पंचमी के आसपास सांपों को भूखा प्यासा रखते ये उनके लिए खतरनाक होता है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पर पोपट्रो इसके खिलाफ खड़े हुए। गांव के सारे लोग पोपट्रो के विरोध में हो जाते हैं और उन्हें गांव से निकालने की बात कहते हैं। पोपट्रो की मां बीमार थी और गांव वाले उन्हें ताने देते और परेशान करते थे। इस बीमारी और चिंतित में उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। मरने से पहले वे कहती हैं कि तेरे पिता ने एक नागमणि को इस घर पर कहीं छुपा कर रखा था, जिसे एक सिद्ध पंडित ने सौंपा था। इतना कहकर वे आखिरी सांस लेती हैं। अब पोपट्रो को खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें सरकारी स्कूल से निकाल दिया जाता है और दुकानदार खाने पीने का सामान देना बंद कर देते हैं। जहां देखो ताने और मारपीट तक पहुंच जाती है। पोपट्रो ने ठान लिया कि इस गांव में रहना अब ठीक नहीं है। कुछ दिनों में सारा सामान लेकर वे गांव से चले जाते हैं और मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई की वजह से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, जहां वे हर दिन कुछ शोध करते हैं। उनकी बुद्धिमानी से उन्हें प्रमोशन मिलती है और वे एक बड़ी CRC कंपनी में काम करते हैं। फिर उनकी मुलाकात ललिता से होती है, जो उनकी पड़ोसी होती है। दोनों मिलते जुलते हैं, दोस्ती बढ़ती है और यह प्यार में बदल जाता है। फिर उनकी शादी हो जाती है। 6 साल बाद जेऊर गांव से कुछ लड़के पोपट्रो का पता ढूंढकर मुंबई आते हैं। वे उनके ही पुराने छात्र होते हैं। पोपट्रो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वे लड़के डरे सहमे रहते हैं। वे कहते हैं, सर, गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। पुलिस से लेकर सारी सरकार भी मदद नहीं कर रही है। कुछ खतरनाक आतंकवादियों ने उस जगह पर हमला किया है। लूटमार, बलात्कार, बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों को मार डाला गया है। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। कृपया, आप बड़ी कंपनी के लैब शोधकर्ता हैं, आप कुछ कीजिए, उस गांव को बचाइए। उस वक्त उनकी पत्नी ललिता 7 महीने की गर्भवती होती है। पोपट्रो बहुत तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि गांव जाना दोनों तरफ से खतरनाक है। एक तरफ आतंकवादियों का डर और दूसरी तरफ गांव वालों का। वे उन लड़कों से कहते हैं, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जिस तरह मेरी मां को परेशान करके मारा गया और मेरा जीना हराम किया गया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वे लड़के वहां से निकलते हैं कि पोपट्रो ने एक लड़के को रोककर पूछा, तुम लोगों ने उन आतंकवादियों से यह नहीं पूछा कि भारत में और भी विकसित जगहें हैं, लेकिन तुमने इस गांव को क्यों कब्जा किया है? लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वे आतंकवादी किसी नागमणि की बात कर रहे थे, बस इतना ही पता है। ये कहकर वे सारे लड़के गांव की ओर चले जाते हैं। पोपट्रो बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। रात में सोते वक्त उन्हें अपनी मृत मां का सपना आता है। सुबह वे जल्दी उठकर लैब चले जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें किसी सूट पर काम करने का आदेश मिलता है। वे सोचते हैं कि इस सूट को जल्दी से पूरा करके गांव जा सके, लेकिन गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने 2 महीने में एक बहुत अच्छा सूट बना ही लिया और उन्हें सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिला। उस दिन नाग पंचमी होती है और उसी दिन अस्पताल में उनके बेटे का जन्म होता है। वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत परेशान। फिर कुछ दिनों में वे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही कुछ आतंकवादी उन्हें दौड़ाने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे छिपकर वहां से भाग निकलकर अपने पुराने घर की ओर पहुंच जाते हैं। उस घर पर ताला लगा हुआ होता है। ताला तोड़कर उस रात वे उसी घर में रुकते हैं। घर कुछ खंडहर से कम नहीं था और बिजली भी नहीं थी। सुबह होते ही वे छिपकर उन लड़कों से मिलने जाते हैं और उन्हें अपना प्लान बताते हैं। उनका प्लान यह था कि कैमरे से आतंकवादियों को रिकॉर्ड करेंगे और अखबार से लेकर मीडिया में फैला देंगे, ताकि हमें कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। इतने में कुछ गांव वालों की नजर पोपट्रो पर पड़ती है और वह चिल्लाकर कहता है, ये गंदा इंसान फिर से यहां आ गया।
शायद इसी ने उन आतंकवादियों को गांव में भेजा होगा बदला लेने के लिए। सारे गांव वाले लोग उन पर मारपीट पर उतर आते हैं। कुछ लड़के और पॉपेट्रो वहां से भागते हैं और अपने घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। आतंकवादियों को कुछ गांव वाले भड़का देते हैं कि नागमणि इसी के पास है। आतंकवादी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। घर चारों तरफ घिरा हुआ होता है। आतंकवादी दरवाजा तोड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं और बहुत मारपीट करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वह नागमणि कहाँ है, लेकिन पॉपेट्रो को तो याद भी नहीं रहता कि उनके पास कोई नागमणि भी है। उन्हें एक गांव के पेड़ पर बांधकर बहुत अपमानित किया जाता है। सारे गांव वाले मिलकर तमाशा देखते हैं। वे बेहोश हो जाते हैं। अचानक उन्हें फिर से मां का सपना आता है। इस बार मरते वक्त जो कहा था वह सपने में कहती है। उसके बाद आधी रात में पॉपेट्रो रस्सियां तोड़कर अपने पुराने घर की ओर जाते हैं। घर जलकर पूरी तरह राख हो चुका होता है। वहां इस गांव से जाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें घर की राख में चमकता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। उन्हें समझ आ जाता है। जैसे तैसे उस मणि को लेकर वे मुंबई के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां इतने घायल रहते हैं कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। 4 दिन बाद घर पहुंचने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे जी नहीं पाते और कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। पॉपेट्रो की मृत्यु के कुछ दिन बाद यह खबर सामने आती है कि सोलापुर जिले के छोटे से गांव जेऊर में बहुत बड़ी चोरी हुई। जिस वक्त मिस्टर पॉपेट्रो वहां थे, उन्होंने कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर इस गांव पर कब्जा किया हुआ था। यह सुनकर उनकी पत्नी ललिता बेहोश हो जाती है। उनका बेटा राज उन्हें उठाकर पूछता है, क्या यह सच है कि मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ किया था? मां कहती है, यह सब झूठ है। तेरे पिताजी बहुत अच्छे और ईमानदार थे। वे गांव को तबाह नहीं बल्कि बचाने गए थे। उन्होंने कैमरे पर उन आतंकवादियों और गांव के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनका कैमरा भी उन आतंकवादियों ने छीन लिया। कुछ महीनों बाद उनके पति मिस्टर पॉपेट्रो की प्रतिष्ठा खराब होने के बाद उन्हें घर भी खाली करने की नोटिस आती है और अपना घर छोड़ना पड़ता है। दोनों मां बेटे एक छोटी सी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। ललिता एक गृहिणी थी। उनकी कम पढ़ाई लिखाई की वजह से उन्हें अब कोई नौकरी नहीं लगती। वे अपने बेटे को पालने के लिए मेड का काम शुरू करती हैं। राज को सरकारी स्कूल में तंग किया जाता। अपने पिताजी के ताने सुनने को मिलते रहते थे, जिस वजह से राज का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। एक दिन उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और घर पर इलाज के लिए पैसे नहीं होते। राज अंदर से बहुत डर जाता है। मां को बचाने के लिए वह घर से बाहर लोगों से मदद मांगता है, यहां तक कि भीख भी मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। ललिता की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। राज के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने सोचा चोरी कर लूं। वह अपने ही पुराने कोठी में चोरी करने चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हाथ नहीं लगता। उल्टा उसे घर पर घूमते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। वे उसे भगा देते हैं। वह उस घर से भागता है कि घर के आंगन में एक चमकता हुआ हीरे की तरह एक पत्थर चमकता रहता है। राज उस पत्थर को उठाकर ले जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस उसे उसके घर पहुंचते ही पकड़ लेती है। उसकी मां ललिता शॉक हो जाती है। वह पुलिस वालों से कहती है, मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। पुलिस वाले राज की जांच करते हैं, इससे पहले कि राज उस चमकते हुए पत्थर को निगल जाता है। यह सुनते ही कि राज ने घर पर डकैती की, वह वहीं जमीन पर गिर जाती है और आखिरी सांस लेते हुए कहती है, बेटा कभी ऐसा मत करना। तेरे पिता बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अपने जीवन में कुछ अच्छा करना, सत्यवादी बनना। यह कहते ही ललिता अपने बेटे राज की गोद में जान छोड़ देती है। 5 साल बाद राज किशोर गृह यानी बच्चों की जेल जैसी जगह से निकलकर मुंबई की गलियों में भटकता है। उसका कोई नहीं है, एक अनाथ लड़का जिसके पास खाने पीने रहने के लिए भी कुछ नहीं, कोई परिवार नहीं। राज के पास भीख मांगने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। वह एक मंदिर के पास जाकर बैठ जाता है। कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि एक बूढ़े पंडित की नजर राज पर पड़ती है। वे राज से पूछते हैं, बेटा तेरी शक्ल मेरे एक शिष्य से मिलती है, जो एक समय में इस मुंबई में बहुत अच्छे और बड़े वैज्ञानिक थे। बचपन में मैं उन्हें गांव जेऊर में मिला था। मैंने उन्हें एक नागमणि सौंपी थी। बेटा वह नागमणि कोई साधारण नहीं है, बहुत शक्तिशाली मणि है। यह सुनकर राज आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, वह मेरे पास है, गलती से मैंने उसे निगल लिया। अब पता नहीं वह मेरे शरीर में है या नहीं।
बूढ़े पंडित उसे अपने घर पर आश्रय देते हैं, उसे पढ़ाते लिखाते हैं और उसके पिताजी की कहानी सुनाते हैं। यह सुनकर राज भी उसी लैब में नौकरी के लिए जाता है। 10 साल बाद उसे वहां सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिलती है। राज पंडित की बातें सुनकर पिताजी की इज्जत वापस लाने का संकल्प लेता है और उसी लैब में एक दिन उसे वह सूट मिलता है जो पुराने स्टोर में पड़ा हुआ था। वह उस सूट को घर ले आता है